मेरा नाम अमर है। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और मैंने एक छोटे से गांव में जन्म लिया था। मेरी परवरिश भी उसी गांव में हुई। माता पिता ने मुझे खूब पढ़ाया लिखाया, कामयाब बनाया और फिर अपनी पसंद के मुताबिक मेरी शादी कर दी। जिस लड़की से मेरी शादी हुई उसका नाम सुनैना था और वो बहुत अच्छी थी। शादी के बाद उसके साथ 1 साल कैसे और कब गुजर गया पता ही नहीं चला। फिर मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से गांव में जो जमीनें खरीदी थी वो सब मेरे नाम कर दी। उनको मुझसे बहुत उम्मीदें और ख्वाहिशें थी। मैं भी शहर में अच्छी नौकरी करने लगा था। शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी चल रही थी। लेकिन एक बात थी जो मेरे दिल में बैठी हुई थी। शायद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जल्द से जल्द पिता बनना चाहता था, वो भी एक बेटे का, ताकि मेरा नाम हो, मेरा परिवार आगे बढ़े, मेरा वारिस इस दुनिया में आए। बेटा ही तो नाम रोशन करता है, बेटा ही तो जायदाद संभालता है, बेटा ही तो अपने पिता का सहारा बनता है। इसलिए मैं चाहता था कि ऊपर वाला मुझे बेटा दे। शादी को जब पूरा 1 साल हो गया तो सुनैना को गर्भवती होने की खुशखबरी मिली। मेरी मां भी उसके लिए बहुत प्रार्थना कर रही थी कि वो बेटे को ही जन्म दे। मैं भी अपने दिल से प्रार्थना करता था कि मुझे बेटा चाहिए और ऊपर वाला मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। फिर एक दिन मेरी पहली संतान हुई, लेकिन वो बेटी थी। सच कहूं तो मैं खुश नहीं हुआ था। मेरा चेहरा उदास हो गया था। वो मेरी पहली संतान थी, लेकिन मैंने उसे एक बार भी गोद में नहीं लिया था, न ही उसे प्यार किया था। लोग कहते थे कि बेटी तो पिता की जान होती है, लेकिन मेरे लिए वो बस एक उदासी बनकर आई थी। सुनैना ने बहुत कोशिश की कि मेरा दिल नरम हो जाए, मैं अपनी बेटी से मोहब्बत करने लगूं, उसका मासूम चेहरा देखकर मेरा दिल पिघल जाए। लेकिन मेरा दिल खुश नहीं था। तो फिर मैं उसे मोहब्बत कैसे करता या उसे प्यार भरी नजरों से कैसे देख सकता था। फिर मेरी बेटी 1 साल की हो गई। उसका नाम सुनैना ने खुद रखा, किरण। वो कहती थी कि ये सारे समाज की रोशनी बनेगी, मगर मैं उसकी इन बातों पर खामोश रहता था। किरण खेलते खेलते मेरे करीब आ जाती थी। वो चाहती थी कि मैं उसे अपनी गोद में लूं, उसे प्यार करूं, लेकिन मैंने तो उसे पलटकर भी कभी देखा ही नहीं था। फिर 1 साल गुजरा तो सुनैना को दोबारा गर्भवती होने की खुशखबरी मिली। इस बार मैंने सोच लिया था कि अब की बार बेटा ही होगा। ऊपर वाला मेरी प्रार्थना सुन ले। मैंने सुनैना से कहा कि कोशिश करना इस बार बेटा होना चाहिए। वो खामोश हो गई। उसकी आंखों में सवाल था जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो कहने लगी, अमर, ये सब तो ऊपर वाला करेगा, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने साफ शब्दों में कह दिया था कि मुझे बेटा ही चाहिए। बस उस दिन के बाद वो हमेशा खामोश रहने लगी थी। शायद प्रार्थना करने लगी थी कि बेटा ही हो जाए, क्योंकि वो जानती थी कि जब मैं अपनी पहली बेटी से मोहब्बत नहीं करता तो दूसरी बेटी हुई तो उससे भी नहीं करूंगा। इसलिए अब उसकी भी ख्वाहिश यही थी कि बेटा हो जाए। मेरी जिद, मेरे शब्द उस पर बोझ बन गए थे। और फिर वो दिन भी आ गया जब सुनैना ने दूसरी बार भी बेटी को जन्म दिया। अस्पताल में जब मैंने सुना कि दूसरी भी बेटी हुई है तो मैंने चिल्लाकर कहा, दूसरी भी बेटी? मेरी बात सुनकर सुनैना की खुशियां भी धीमी पड़ गई थी, मगर वो तो उसकी मां थी, उसने उनको जन्म दिया था। मैं भले ही अपनी बेटियों से मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन वो दोनों बेटियों से बराबर मोहब्बत करती थी। मैं पूरी तरह से खामोश हो गया था। सुनैना भी मुझसे अब कोई बात नहीं करती थी। किरण छोटी छोटी बातें करती, शरारतें करती, मगर मेरे दिल पर उसकी शरारतें कोई असर नहीं करती थी। सुनैना ने मुझे कई बार समझाया था, मेरे आगे हाथ जोड़े थे कि ये भी तो तुम्हारा ही खून है, बेटियां बेटा बनकर दिखा देती हैं, लेकिन मेरा व्यवहार वही रहा। तीसरी बार जब सुनैना फिर से गर्भवती हुई तो मैंने उसे साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर तुमने बेटा पैदा नहीं किया तो इस बार मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गई, फूट फूट कर रोने लगी। मेरी मां ने भी मुझे बहुत समझाया कि बेटा, ये सब कुछ उसके हाथ में नहीं है। अगर तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है तो फिर कोई क्या कर सकता है। उस बेचारी को परेशान मत करो, ऊपर वाले से प्रार्थना करते रहो, अगर वो चाहेगा तो तुम्हें बेटे का पिता जरूर बनाएगा। मगर मैंने तो कह दिया था कि मुझे बेटा चाहिए। बेटा हुआ तभी मैं इसके साथ रहूंगा, वरना इसे तलाक दे दूंगा। सुनैना रोज रात को रोती रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी।
उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो जैसे कहीं गायब हो गई थी। वो दोनों बेटियों का बराबर ख्याल रखती थी। मेरी मां को मेरी ये बात बुरी लगी थी। वो पूरी तरह से अपनी बहू के पक्ष में थी, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और फिर वो समय भी आ गया जब तीसरी बार भी सुनैना ने बेटी को जन्म दिया। अब की बार मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं बची थी। मेरा खून खौल उठा। सुनैना ने मुझे रोते हुए देखा। उसने बेटी को गोद में दिया, लेकिन मैंने उसे अपनी गोद में नहीं लिया। वो समझ गई थी कि अब बेटी पैदा करने का अंजाम क्या होने वाला है। मैं उसे अस्पताल में ऐसी हालत में छोड़कर घर आ गया था। अगले ही दिन मैंने वकील से तलाक के कागजात तैयार करवाए और जैसे ही सुनैना अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आई, मैंने वे कागजात उसके मुंह पर मार दिए और कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। एक बेटा मुझे नहीं दे सकी तो सारी जिंदगी मेरा साथ क्या निभाओगी? वो रोते हुए मेरे कदमों में गिर गई। अमर, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हें सारे जहान की खुशियां लाकर दे देती, लेकिन ये चीज मेरे हाथ में नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं हो? प्लीज तुम मुझे मत छोड़ो। मैं कहां जाऊंगी? मैंने कहा, कहीं भी जाओ, मगर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर चुका हूं। मां कहने लगी, नहीं बेटा, तुम ऐसा मत करो। इस बेचारी को मत छोड़ो। तुम जानते हो कि इसके माता पिता भी नहीं है। ये अकेली है। अब इसके लिए तुम और इसकी बेटियां ही सहारा हैं। बेटा, इस बेसहारा का दिल मत दुखाओ। मैंने कहा, मां, आप भी इसकी तरफदारी करती हो। अगर इसका सहारा इसकी बेटियां हैं तो ये अपनी बेटियों के साथ ही रहे। मैं भी तो आप लोगों का सहारा बना हूं ना। अगर मेरा बेटा हो जाएगा तो वो मेरा सहारा बनेगा। आप लोग ये बात समझते क्यों नहीं है? लेकिन मैंने किसी की एक न सुनी। मां फिर भी सुनैना की तरफदारी करती रही और कहने लगी, बहू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। ये उसका घर है और वो यहीं पर रहेगी। मैंने कहा, ठीक है, तो फिर या तो ये और उसकी बेटियां इस घर में रहेंगी या फिर मैंने अपना सामान पैक किया और अपना घर छोड़कर चला गया। वैसे भी मेरा शहर रोज का आना जाना था। मैं वहां नौकरी करता था। मैंने सोच लिया था कि मैं शहर में ही कोई किराए का मकान देख लूंगा। वहां नौकरी भी करता रहूंगा और वहीं रहता भी रहूंगा। मैंने अपने परिवार से सारे संबंध खत्म कर दिए थे। मेरी मां और सुनैना मेरे पैरों में गिरकर फूट फूट कर रो रही थी, मगर मैंने किसी की एक न सुनी और उन्हें रोता हुआ छोड़कर उस घर से और उनसे सारे संबंध खत्म करके निकल आया था। शहर आकर मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी थी। नई उम्मीद के साथ मैंने सोच लिया था कि अब मेरा तलाक तो हो ही चुका है, मैं यहां दूसरी शादी कर लूंगा। उस समय मुझे कोई दुख नहीं था, कोई अफसोस नहीं था। बस एक जिद थी कि मैं शादी करूंगा और बेटे का पिता बनूंगा, उसे अपना वारिस बनाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं किस चीज का वारिस चाहता था, जमीन का या अपनी बेरहमी का। शहर में मुझे एक सुंदर लड़की मिली जिसका नाम राधिका था। मैं खुद उसके घर रिश्ता लेकर पहुंच गया था। उसके माता पिता गरीब थे। वे भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी की कहीं शादी हो जाए, तो उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दी। कुछ दिन मैं उनके साथ किराए के घर में रहा, लेकिन बाद में मैंने अपनी मेहनत की कमाई से अपने लिए एक छोटा सा घर भी खरीद लिया था। मैं गांव से अपनी सारी जायदाद के कागजात, अपने कपड़े और अपने सारे दस्तावेज, यहां तक कि अपनी हर छोटी से छोटी चीज को लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि अब मुझे कभी वहां वापस नहीं जाना। राधिका बहुत अच्छी थी। मैंने उसे अपनी जिंदगी के बारे में बता दिया था। उसने मुझे उम्मीद दिलाई थी कि वो मुझे बेटे का पिता जरूर बनाएगी। वक्त गुजरता गया और मैं 1 साल के अंदर ही बेटे का पिता बन गया था। उसका नाम मैंने राहुल रखा। मुझे बेहद खुशी थी, मगर मेरी ये खुशी अचानक फीकी पड़ गई। गांव से फोन आया कि तुम्हारी मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अपनी मां से बहुत मोहब्बत करता था। गांव से जिसने मुझे फोन किया था उसने कहा कि अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के लिए आ जाओ, मगर मैं नहीं गया। यहां मैं अपने बेटे के साथ अपनी खुशी दुगनी करना चाहता था। मैं भले ही गांव नहीं गया, मैंने अपनी मां का अंतिम संस्कार भले ही नहीं किया, लेकिन बेटा मिलने की जो खुशी मुझे होनी चाहिए थी वो मां की मृत्यु की खबर सुनकर फीकी और अफसोस भरी हो गई थी। कुछ दिन गुजरे तो मां की मृत्यु का दुख भी दिल से निकल गया। मेरी नजरों में राधिका की इज्जत बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि उसने मुझे बेटे का पिता बनाया था। मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। उसके लिए मैंने घर में नौकरानी भी रख दी थी, ताकि उसे घर का काम ना करना पड़े और वो ज्यादा से ज्यादा मेरे बेटे का ख्याल रखे।
मैं अपने बेटे की हर जिद को खुशी से पूरी करता था। वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी था। फिर ऊपर वाले ने मुझे दूसरा बेटा दिया, जिसका नाम मैंने रोहन रखा। मेरे घमंड को जैसे पर लग गए थे। मेरे सपने हकीकत में बदल गए थे। मैं अपने बेटों के साथ बहुत खुश रहने लगा। मैं खुद से कहता, अमर, तुम्हें अपनी जमीनों का वारिस, तुम्हारे नाम का वारिस, तुम्हारे खानदान को आगे बढ़ाने वाले बेटे मिल गए। मुझे कभी भी अपनी पुरानी पत्नी और अपनी 3 बेटियों की याद नहीं आई, जिन्हें छोड़कर मैं आगे बढ़ गया था। मैं अपने बेटों से बहुत प्यार करता था, कभी उन्हें डांटा भी नहीं था। वे अपने मुंह से जो भी ख्वाहिश निकालते, मैं उसे फौरन पूरी कर देता था। राधिका भी उनसे कुछ इसी तरह प्यार करती थी और हम दोनों ने मिलकर उन्हें बहुत लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया था। मेरे बेटे स्कूल में किसी से झगड़ा करते या गली मोहल्ले में उनकी किसी से लड़ाई हो जाती तो मैं अपने बेटों को न तो समझाता था न डांटता था, बल्कि दूसरों को ही गलत कहता था। अगर कोई हमारे घर शिकायत लेकर आ जाता तो मैं उससे कहता, तुम लोग मेरे बेटों से जलते हो। मेरे बच्चे छोटी उम्र में ही बहुत शैतानी करते थे। राधिका भी अब मेरे जैसी ही बन गई थी। वो बच्चों की बहुत पक्षधर थी। अगर मैं कभी तंग आकर उन्हें कुछ समझाता तो वो फौरन दीवार बन जाती और कहती, अमर, बच्चों को तंग मत किया करो। हम दोनों ने बच्चों को उनकी गलतियों पर डांटने के बजाय उल्टा बिगाड़ दिया था। मेरे बेटे हर दूसरे तीसरे दिन गली के किसी न किसी बच्चे को मारकर आते या फिर उसका सिर फोड़कर आते थे। मैंने कभी उन्हें इस बात पर डांटा नहीं, न रोका। बस मैं उनकी ऐसी हरकतों पर और ज्यादा खुश होता था कि उन्हें अपना बचाव करना आता है। मेरे बच्चे बहुत बदतमीज थे, बड़ों से भी तमीज से बात नहीं करते थे। मुझे सब कुछ पता होता था, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं करता था, बल्कि अपने बच्चों की ऐसी हरकतों पर खुश होता था। जैसे जैसे मेरे बेटे बड़े हो रहे थे, उनकी जुबान, हरकतें और व्यवहार मेरे काबू से बाहर होते जा रहे थे। मैं उनके आगे खामोश था, क्योंकि वे मेरे वारिस थे। मेरे दिमाग में यही बात बैठ चुकी थी, ये दोनों मेरे बाद मेरे नाम को आगे बढ़ाएंगे। मेरी हर चीज के हकदार यही हैं। मैं समझता था कि मेरे बेटे मेरे वारिस, मेरी ताकत हैं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि जिन्हें मैंने सिर पर बैठाया है वही एक दिन मुझे जमीन पर गिरा देंगे। अब मेरे दोनों बेटे जवान हो चुके थे। एक दिन मेरे बड़े बेटे राहुल ने मुझे ऊंची आवाज में जवाब दिया, जब मैं उसे काम के बारे में कुछ समझा रहा था। उसने कहा, पिताजी, आप हमेशा हमें समझाते रहते हो। बचपन में तो कभी आपने हमें गलतियों के लिए नहीं रोका, और अब काम में अगर कोई गलती हो जाती है तो ज्ञान देने लग जाते हो। अब हम बच्चे नहीं रहे। मैं उसकी बात पर खामोश हो गया। एक दिन राहुल मेरे पास आया। मैं अपने ऑफिस का काम निपटाने की कोशिश कर रहा था। वो मेरे पास बैठते हुए कहने लगा, पिताजी, मुझे शादी करनी है। उसे शादी करनी थी, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं था, लेकिन जब उसने मुझे लड़की के बारे में बताया तो मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि लड़की मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी थी। वो उससे मोहब्बत करने लगा था। मैं उस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि इसके पिता ने पार्टनर रहते हुए मुझे बेवकूफ बनाया था। उसने अपना फायदा देखा और मुझे काफी हद तक पीछे कर दिया था, लेकिन फिर भी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा था। मुझे उससे इसी बात का गुस्सा था। मैंने अपने बेटे को समझाया, उसका पिता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम ऐसी लड़की को पसंद कर बैठे हो। उसने कहा, पिताजी, आपको उसके पिता पसंद नहीं है, लेकिन मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। बस आप मेरा रिश्ता मांग लो। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी शादी उस लड़की के साथ नहीं होने दूंगा। उस समय तो मेरा बेटा खामोश हो गया था, सिर्फ इतना कहकर वहां से चला गया। वारिस तो पैदा कर लिए, पर उनकी ख्वाहिशों का आपको कोई एहसास नहीं है। मैं खामोशी से अपनी जगह बैठा रहा। वक्त इसी तरह गुजरता गया। मेरे दोनों बेटे जवान होने के साथ साथ काफी समझदार भी हो गए थे। मैं बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुका था। अब मुझसे ऑफिस भी नहीं जाया जाता था। मैं बस घर में ही रहने लगा और घर का माहौल देखता रहता। अपने बेटों को मैंने बड़े लाड़ प्यार से पाला था, उनकी हर बात मानी। वही अब मेरे लिए लाचारी का रास्ता बना रहे थे। राधिका, जिसे मैंने बहुत इज्जत दी थी, अपने सिर पर बैठाया था, वो अब छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाती थी, मुझे ताने देती थी। उसके चेहरे में अजनबियत आ गई थी। एक दिन राहुल ने कहा, पिताजी, आपका कमरा हमारे कमरे के बराबर में ही है। आप सारी रात खांसते रहते हो, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती।
छोटे बेटे रोहन ने भी कुछ ऐसा ही कहा। राधिका खामोशी से दरवाजे पर खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसने कोई शब्द नहीं कहा। मैंने नजर झुका ली। अब मेरी बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैं उनके लिए बूढ़ा हो चुका था, बेकार हो चुका था। मेरा बिस्तर और कुछ पुरानी चीजें उन्होंने स्टोर रूम में रख दी थी। स्टोर रूम की छत से पानी टपकता था। कमरे में सीलन थी, वो घुटन थी जो शायद किसी ने बरसों से महसूस नहीं की थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सब्र किया और सोचा कि कम से कम मेरे सिर पर छत तो है। मैं वही अमर था जो जमीनों का मालिक हुआ करता था, जो वारिसों के सपने देखता था। छत से पानी टपकता तो मैं चादर में मुंह छुपा लिया करता था। कभी कभी खांसी के दौरे उठते। राधिका को भी मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मैं ये समझता रहा कि मैं खुशनसीब हूं, क्योंकि मैं अपने बेटों के पास हूं। कभी मुझे कमरे की खिड़की से उनकी बातों की आवाज आया करती थी। वे हंसते हुए अपनी मां को मेरी कमजोरी बताया करते। कभी कभी दिल करता कि दरवाजा खोलकर कहूं कि मैं वही आदमी हूं जिसने तुम्हें इज्जत दी और प्यार से पाला, लेकिन मेरी जुबान साथ नहीं दे रही थी। शरीर भी अब हिम्मत हार चुका था। राधिका कभी खुद खाना देने आती तो कभी नौकरानी के हाथ भेज देती थी, लेकिन उसका व्यवहार भी अब काफी बुरा हो चुका था, जैसे मैं इन सबके लिए बोझ बनकर रह गया हूं। मैंने उनकी ऐसी हरकतें देखकर खुद को समझा लिया था कि मेरे दो बेटे हैं। मैंने उन्हीं के लिए सब कुछ छोड़ा था और उन पर भरोसा किया था, मगर अब वे मेरे साथ जैसा कर रहे थे उस हिसाब से वे मेरे भरोसे के लायक नहीं रहे। मैं इस स्टोर रूम में अकेला पड़ा रहता था। किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं थी, कोई मुझे पूछने वाला भी नहीं था। एक दिन मुझे बाहर से चहल पहल की आवाज आ रही थी। मैंने खिड़की से झांककर राधिका से पूछा, क्या बात है, किस बात की चहल पहल है? तो उसने कहा, हमारे बड़े बेटे राहुल ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। मैंने चौंक कर कहा, उसी लड़की से जिसके साथ वो शादी करना चाहता था? वो हंसते हुए कहने लगी, हाँ, जैसे आप नहीं मान रहे थे वैसे ही उस लड़की का पिता भी नहीं मान रहा था, तो मेरा बेटा उसे भगा कर ले आया। मैं बहू के स्वागत की तैयारी कर रही हूं। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा था। मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। जिन बेटों के लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी, हर रिश्ते को छोड़ा, आज मेरे अपने ही बेटे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला खुद कर रहे थे और मैं उनकी खुशी में शामिल भी नहीं था। लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि शायद बहू आएगी तो घर का माहौल कुछ बदल जाएगा, लेकिन मैं गलत था। अब मेरी जिंदगी का हर दिन स्टोर रूम के इस अंधेरे में खामोशी से और अकेलेपन के साथ गुजर रहा था। मैं खुद को तसल्ली देता रहा कि मैं वो बदनसीब नहीं जो लावारिस है। मेरा सहारा मेरे बेटे हैं। आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा, यही सोचकर हर रात आंखें बंद कर लेता। लेकिन शायद मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत है। जो दुख में सह रहा था वो अंजाम नहीं था, बल्कि एक सजा थी जो अभी काटनी बाकी थी, जो मेरे अपनों ने ही मुझे दी थी। मैं अपने ही घर में स्टोर रूम में कैद होकर रह गया था। वो दिन हमेशा मेरी याद में रहेगा, जब मैं एक दिन अपनी मर्जी से स्टोर रूम से बाहर चला गया था। मुझे बहुत तेज बुखार था, मेरा शरीर कांप रहा था। कई दिन से मुझे खांसी हो रही थी। मैं चाहता था कि दवाई ले लूं, शायद बाहर खुली हवा में कुछ देर बैठ जाऊंगा तो मेरी तबीयत थोड़ी बहाल हो जाएगी। मैं ड्राइंग रूम के पास से गुजरा तो राहुल की पत्नी मुझे देखकर चीख पड़ी। कहने लगी, आप बाहर क्यों निकल आए हो? आप बीमार हो और आप हमें भी बीमार कर दोगे। तभी मेरा छोटा बेटा रोहन आया और गुस्से से मेरा बाजू पकड़कर कहने लगा, पिताजी, कितनी बार कहा है कि स्टोर रूम से बाहर मत आया करो, हर समय खांसते रहते हो। आप हमें भी अपनी बीमारी लगाना चाहते हो क्या? मैंने कहा, बेटा, बस 2 मिनट हुए हैं, थोड़ी देर बैठने दो। अंदर सांस बंद हो रही थी, लेकिन मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं था। रोहन ने जोर से मेरा कंधा झटक दिया और कहने लगा, वापस अंदर जाओ और अब निकलने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी वजह से हम सब बीमार हो गए तो कौन संभालेगा? मैं खामोशी से वापस स्टोर रूम में आ गया था। वहां एक छोटा सा पंखा भी नहीं था, बहुत ज्यादा घुटन थी। एक दिन सुबह के समय मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी। कमरे में पानी खत्म हो गया था। मैंने आवाज लगाकर पानी मांगा तो बहू पानी का गिलास लेकर आई। कहने लगी, आपको बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, बस गिलास ले लीजिए, मैं अंदर नहीं आऊंगी क्योंकि आप बीमार हैं, आपका इन्फेक्शन मुझे भी लग सकता है। मैंने कांपते हाथों से पानी का गिलास पकड़ा तो वो जमीन पर गिर गया।
बहू वहां से चली गई। उसने मुझे दोबारा पानी नहीं दिया। मैंने खुद ही हल्का सा दरवाजा खोलकर कांच के टूटे हुए टुकड़े उठाए और समेटता रहा ताकि किसी को तकलीफ ना हो। दिन और ज्यादा दर्दनाक गुजर रहे थे। मेरे पेट में एक दिन बहुत तेज दर्द उठा। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, मगर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैं आवाज देता रहा, दरवाजा खटखटाता रहा। थोड़ी देर बाद मेरा छोटा बेटा रोहन आया और कहने लगा, क्या है पिताजी, किस बात का शोर मचाया हुआ है? मैंने कहा, बेटा मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे कोई दवाई दे दो या फिर डॉक्टर के पास ले चलो। उसने कहा, कोई दर्द नहीं है, सब आपके बाहर निकलने के नाटक हैं। आपने खा लिया होगा कुछ उल्टा सीधा, इसलिए दर्द हुआ है। मना किया है ना कि ज्यादा मत खाया करो, 2-3 दिन भूखे रहोगे तो पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है दवाई की। इतना कहकर वो वहां से चला गया। मुझे इतना तेज दर्द हो रहा था कि मैं दर्द से तड़पते तड़पते बेहोश हो गया। मुझे याद है जब मुझे होश आया तो मैं वहीं स्टोर रूम की जमीन पर था। मुझे देखने वाला कोई नहीं था। मैं खामोशी से बैठा रहा। मेरी जिंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी। एक दिन मैंने स्टोर रूम में मौजूद पुराने संदूक से कंबल निकाल लिया और उसमें लिपटकर सोने लगा। उसी समय राहुल आया और कंबल जोर से खींचकर कहने लगा, ये क्या गंदगी फैला रखी है आपने? इस कंबल की वजह से बदबू फैल रही है पूरे घर में। इन पुरानी चीजों से बीमारियां फैलती हैं। मैंने रिक्वेस्ट की, बेटा इसे मेरे पास रहने दो, मुझे रात को सर्दी लगती है, मगर उसने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। उसकी ये सारी हरकतें मेरे दिल पर गहरे जख्म छोड़ रही थी। अब मैं किसी की बात पर यकीन करने के काबिल नहीं रहा था। मेरा भरोसा, मेरी मोहब्बत अब रौंदी जा चुकी थी। राधिका जिसकी हर ख्वाहिश मैंने पूरी की थी, आज उसकी हर ख्वाहिश उसके बेटे पूरी कर रहे थे तो उसे अपना पति बुरा लग रहा था। ऐसी तकलीफ के समय में मुझे सुनैना और मेरी 3 बेटियां याद आई थी, जिन्हें मैं कई साल पहले छोड़कर शहर आ गया था। मैंने सोचा शायद आज अगर वे मेरे साथ होती तो शायद मेरी सेवा करती। अब मैं अपने बेटों की हरकतें और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरा छोटा बेटा रोहन कमरे में आया। उसके हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने कहा, पिताजी इन कागजात पर साइन कर दो। ये घर और आपकी जमीन के कागजात हैं। हम चाहते हैं कि आप इन्हें हम दोनों भाइयों के नाम कर दो। अब आप बीमार रहते हो, मैं चाहता हूं कि ये काम आपके जीते जी हो जाए। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर से जान निकाल ली हो। मैंने धीरे से पूछा, क्या कहा तुमने? उसने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, यह सब कुछ वैसे भी हमारा है। आप ही तो कहते थे कि हम वारिस हैं, तो फिर ये कानूनी कार्रवाई भी पूरी कर दीजिए। मैंने कहा, तुम दोनों मेरे वारिस हो, सब कुछ तुम्हारा ही है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं ये सब मेरे नाम पर ही रहेगा। ये तुम्हारा हक है, लेकिन मेरे मरने के बाद। तभी मेरा बड़ा बेटा राहुल, जो दरवाजे पर खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था, कहने लगा, आप तो बीमार रहते हो, अब आपके मरने में समय ही कितना रह गया। जब हम इसके वारिस हैं तो आप ये सब हमें दे क्यों नहीं देते? वे दोनों एक साथ थे और एक ही भाषा बोल रहे थे। उनकी मां भी पीछे खड़ी थी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, बेटा ये सब कुछ तुम्हारा है, बस मैं अभी ये सब कुछ तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। राहुल ने गुस्से से कहा, अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे, सब कुछ जानते हैं, आपको हम पर भरोसा नहीं है। आप चाहते हो कि मरने के बाद हम सब हासिल करें। रोहन कहने लगा, हम आपकी औलाद हैं या नौकर? वे दोनों बहुत भड़क रहे थे, बहुत गुस्सा कर रहे थे। मैंने कहा, मेरी बात तो सुनो, सब कुछ तुम्हारा ही है, लेकिन अभी वक्त नहीं आया। राधिका जो काफी देर से खामोश खड़ी थी, अब उनके साथ साथ बोलने लगी। उसने भी मुझे ताने दिए और कहा, अमर तुमने आखिर हमें दिया ही क्या है? सिर्फ वादे। अब जब ये सब बेटों का हक है तो फिर तुम घर का माहौल क्यों खराब कर रहे हो? मेरी आंखों के सामने वही नजारा था जो मैंने सुनैना के लिए खुद बनाया था। आज वही अंजाम मेरे सामने था, लेकिन किरदार बदल चुके थे। उस दिन मेरे बेटों ने मेरा सामान उठाया और मुझे दरवाजे की तरफ धकेल दिया। रोहन ने कहा, आपको यहां रहने की जरूरत नहीं है। जब आप सब कुछ हमारे नाम कर दोगे तभी इस घर में रहने दिया जाएगा। उन्होंने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। मेरे कदम खुद ब खुद सड़क पर चलने लगे। मेरे साथ न कोई बैग था, न कोई सामान, न पैसे, सिर्फ आंखों में आंसू थे और कमजोर सा शरीर। सामान तो उन लोगों ने फेंक दिया था,
लेकिन मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना सामान उठाकर सड़क पर इधर से उधर फिर सकूं। अपने ही शहर की गलियां मुझे अजनबी लगने लगी थी। हर तरफ अजीब सा शोर गूंज रहा था, लेकिन मेरे अंदर की खामोशी चीख रही थी। मैं एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और सोचने लगा, अमर, तुम जो कभी अपनी जमीनों के वारिस के सपने देखते थे, आज उन्होंने ही तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे कानून का सहारा लेना है। पुलिस स्टेशन जाऊंगा। आखिरी समय में यह बात मैंने अपने बेटों को भी समझाई थी, तो वे दोनों हंसने लगे और कहने लगे, ठीक है, जहां जाना है चले जाओ। कानून भी जानता है कि यह सब कुछ हमारा है, आप हमें रोक नहीं सकते। उनकी बातें मेरे कानों में अभी तक गूंज रही थी, लेकिन मैं खामोश रहा। मैं थके हुए कदमों से पुलिस स्टेशन पहुंचा। तभी एक हवलदार ने मुझे तरस भरी नजरों से देखा। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल मेरे पास आया और कहने लगा, क्या परेशानी है? मैंने कहा, मुझे एसपी से मिलना है। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने जवाब दिया और अपनी आईडी कार्ड भी दिखाया, जो हमेशा मेरे कपड़ों की जेब में रहता था। उसने मेरा आईडी कार्ड ध्यान से देखा और फिर मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसने कहा, आपको क्या परेशानी है? मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मेरे 2 बेटे हैं, मैंने उनके लिए सब कुछ छोड़ा। पहली पत्नी, 3 बेटियां, सारी जिंदगी उनका ख्याल रखा, लेकिन आज उन्हीं बेटों ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया, सिर्फ मेरी जायदाद के लिए। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, आपको पता है कि यहाँ की एसपी कौन है? मैंने नहीं में सिर हिलाया। वो धीरे से मेरे करीब आया और कहने लगा, यहाँ की एसपी मैडम का नाम किरण अमर वर्मा है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे एक पल के लिए खामोश हो गया था। मैंने कहा, किरण अमर वर्मा? अमर वर्मा तो मैं हूं और किरण मेरी बड़ी बेटी का नाम है। मेरे होंठ कांपने लगे। किरण, वो तो मेरी बड़ी बेटी है। वो कहने लगा, जी, और उसकी फाइल के साथ आप ही का कार्ड लगा हुआ है, इसीलिए मैं आपको पहचान गया और समझ गया कि आप उनके पिता हैं। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरे दिमाग में अपनी बेटी की पुरानी तस्वीर घूमने लगी। वो मासूम सी बच्ची जिसे मैंने कभी गोद में नहीं उठाया था, जो मेरी उंगली पकड़ने के लिए तरसती रही, जिसकी बातों को कभी मैंने अहमियत नहीं दी। वही किरण आज एसपी बन गई थी। कांस्टेबल तो वहां से चला गया था। थोड़ी देर बाद मुझे एसपी के कैबिन में भेज दिया गया। मेरे दिल में डर और शर्मिंदगी थी, लेकिन एक उम्मीद थी कि शायद मेरी बेटी भी मुझे देखना चाहेगी। क्या वो सच में मेरी बेटी है? मैंने उस समय अपनी बेटियों को छोड़ा था जब वे बोलना भी नहीं जानती थी। कांस्टेबल मुझे अपने साथ एसपी के कैबिन में लेकर गया। दरवाजा खुला तो सामने ही कुर्सी पर एक सुंदर चेहरे वाली वर्दी में लड़की बैठी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल सुनैना के जैसा था और मैं उसे पहली ही नजर में देखकर पहचान गया था। उसके चेहरे पर जो मासूमियत बचपन में थी, वो आज मजबूती में बदल गई थी। मुझे उसके सामने कुर्सी पर बैठा दिया गया। उसने कहा, जी, आपको क्या काम है? मैंने अपने अंदर हिम्मत इकट्ठा की और कहा, मेरी बेटी किरण। यही शब्द मेरे मुंह से निकले और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो फौरन मुझे और मेरी आवाज को पहचान गई थी। वो रोने लगी। उसने चिल्लाकर कांस्टेबल को आवाज लगाई और कहा, ले जाओ इन्हें यहां से, इन्हें मेरे कमरे से निकाल दो। मैं भी कुछ कहने ही वाला था कि 2 हवलदार आए। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर लाकर खड़ा कर दिया। मैं भी दरवाजे पर खड़ा होकर फूट फूट कर रो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद एक लेडी कांस्टेबल आई, मुझे दूसरे कमरे में ले गई, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आई और कहने लगी, अंकल जी पी लीजिए, मैडम अभी यहां आकर आपसे बात करेंगी। तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिला था और मैंने सोचा कि मेरी बेटी मुझे जरूर माफ कर देगी। मैं खामोशी से वहीं बैठा रहा और अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। जिस समय मैं घर छोड़कर आया था तो सुनैना और मेरी मां बिलक बिलक कर रो रही थी और मेरी तीनों बेटियां अनजान थीं। उन्हें नहीं पता था कि उनका पिता क्या कर रहा है। आज मेरी वही किरण मेरी जिंदगी का इकलौता सहारा लग रही थी। थोड़ी देर बाद किरण कमरे में आई और कहने लगी, आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी? पी लीजिए, आपको इसकी बहुत जरूरत है। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। मैंने बोतल हाथ में ली। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी नजर बार बार अपनी बेटी के चेहरे पर जा रही थी। मैं उससे बात करने के लिए शब्द ढूंढ रहा था, लेकिन जुबान पर वे आ ही नहीं सके। फिर मैंने धीरे से कहा, बेटा मुझे माफ कर दो।
उसने हाथ उठाकर रोका और कहने लगी, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी, शायद उसके दिल के अंदर कुछ चल रहा था। वो कहने लगी, आपकी परेशानी मुझे पता चल गई है। मैंने आपके बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। कानून अपना काम करेगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता था कि मेरी बेटी मेरा साथ जरूर देगी। उसने फौरन जवाब दिया, सुनिए, मैं आपको नहीं जानती आप कौन है। मैं सिर्फ कानून से मतलब रखती हूं। मेरा फर्ज है कि मैं मजलूमों का साथ दूं, और आप अपने ये नरम शब्द अपने बेटों के लिए बचा कर रखिए, जो अभी तक आपके इंतजार में होंगे। ये कहकर वो पलट गई और कमरे से निकल गई। मैं वहीं पर बैठा रह गया था। उसके शब्द ने मुझे तोड़ दिया था। सारी जिंदगी में समझता था कि बेटे ही वारिस होते हैं, लेकिन आज बेटी ने मेरे लिए वो किया जो किसी बेटे ने नहीं किया। इंसाफ का दरवाजा खुला, मेरी बात सुनी, मेरी बेबसी को जगह दी गई। लेकिन वो रिश्ता जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, बेटी की मोहब्बत और माफी, वो मुझसे छीन ली गई थी। शायद ये सब कुछ मैंने अपने ही हाथों से बर्बाद किया था। मेरी बेटी आज इंसाफ की कुर्सी पर बैठी थी और मेरे लिए वो सब कुछ कर रही थी जो एक बेटी एक पिता के लिए कर सकती है, सिवाय पिता कहने के। कमरे में खामोशी थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने बाहर झांक कर देखा तो आसमान जैसे मेरे अंदर की हालत पर रो रहा था। अब सिर्फ अदालत बाकी थी, और शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही भी। मैं इस कमरे में देना चाहता था। हवलदार ने कहा, आप यहीं रह सकते हैं जब तक आपका फैसला नहीं हो जाता, क्योंकि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है। उसके बाद आप इज्जत से अपने घर जा सकेंगे, ऐसा मैडम ने कहा है। मैं खामोश हो गया। यहां मुझे सुकून से रहने की जगह दे दी गई थी। यहां पर एक कमरा ऐसा था जहां पुलिस कांस्टेबल अपने जरूरी काम करते थे। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना मुझे समय से दिया जा रहा था। सब कुछ खामोशी से, इज्जत से, कोई सवाल नहीं, कोई एहसान जताने की कोशिश नहीं। यहां मुझे वो सुकून मिल रहा था जो शायद मुझे अपने घर में नहीं मिल पा रहा था। मैंने कभी अपनी बेटी को गोद में नहीं लिया था, और वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही थी। मैंने उसे दुनिया की भीड़ में ऐसे छोड़ दिया था जैसे कोई अजनबी किसी बच्चे को बस स्टॉप पर छोड़कर चला जाता है। फिर आज वही बेटी बड़ी होकर सिर्फ मेरा ख्याल नहीं रख रही थी, बल्कि मुझे कानून की ताकत भी दिलवा रही थी। मेरी आंखें रोज उसका इंतजार करती थी, मगर मैं शर्मिंदा भी होता था। एक दिन दोपहर के समय कमरे का दरवाजा खुला। किरण हाथ में एक फाइल लेकर आई। उसके चेहरे पर मामूली सी गंभीरता थी, लेकिन शब्दों में नरमी थी। उसने कहा, यह फाइल है, इस पर आप सिग्नेचर कर दीजिए। मैंने अदालत में आपका केस दायर कर दिया है। कल पेशी है, आपके दोनों बेटे भी अदालत आएंगे और आपको भी ले जाया जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा और खामोश रहा। उसने धीरे से कहा, लगता है कि आप कोई गलत कदम उठा रहे हैं। आप अपने ही बच्चों के खिलाफ जा रहे हैं। आपके पास अभी भी समय है, आप चाहें तो अपना फैसला बदल सकते हैं। मैंने धीरे से कहा, नहीं बेटा, जिंदगी में पहली बार तो मैं ठीक फैसला कर रहा हूं। वो 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखती रही, फिर बिना कुछ कहे वहां से वापस चली गई। उसके जाने के बाद मैं काफी देर तक फाइल को देखता रहा, जिसमें मेरा नाम, मेरे बेटों का नाम और जमीनें दर्ज थी। वे जमीनें जिनके लिए मैंने रिश्ते कुर्बान कर दिए थे, इज्जत रौंद दी थी, एक औरत की आंखों से सपने छीन लिए थे, 3 बेटियों को बेसहारा कर दिया था। मुझे आज सुनैना की याद आती है तो मैं सोचता हूं कि उसने मेरी बेटियों को कितनी अच्छी परवरिश दी। मेरी बड़ी बेटी को एसपी बनाया। मैं अभी तक अपनी छोटी बेटियों से नहीं मिला था। पता नहीं वे कहां थी, कैसी थी। मैं उनसे भी मिलना चाहता था, लेकिन अभी शर्मिंदा था। अभी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब मैंने फैसला किया था कि मैं अपनी जायदाद अपने बेटे और बेटियों में बराबर से बांटूंगा। यह भी तो मेरा ही खून थी। मैं अपने 5 बच्चों को बराबर से हिस्सा दूंगा। मेरी बेटियां, जिन्हें सारी जिंदगी मेरे हिस्से का प्यार भी नहीं मिल सका, तो क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि अब उनको जायदाद का थोड़ा थोड़ा हिस्सा ही दे दूं? मैंने सारी जिंदगी अपने बेटों की गलतियों को नजरअंदाज किया, जबकि वे तो मुझे ही लावारिस समझते रहे। अगले दिन जब मैं अदालत के गेट के अंदर दाखिल हुआ तो मेरे दोनों बेटे सामने आ गए। उनके चेहरे पर गुस्सा था। राहुल ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचते हुए कहा, पिताजी, आप पागल हो गए हो क्या? ये आपकी 3 बेटियां कहां से आ गईं और आप इनको हिस्सा क्यों दोगे? रोहन ने मुझे धमकी दी और कहा, हमें हमारी पूरी जायदाद चाहिए,
लेकिन अगर बेटियों को हिस्सा दिया तो याद रखना, हम आपको अदालत के अंदर घसीट कर ले जाएंगे। उसकी आवाज वहां बंद हो गई। लोग हमें देखने लगे, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी ताकत आ गई थी। मैंने दोनों की तरफ देखकर कहा, आज जो भी मैं हक दूंगा उनको दूंगा जो सारी जिंदगी इस हक से दूर रही। मेरी बेटियां, वे भी मेरा अपना खून है, जैसे कि तुम लोग हो। ये बात सुनकर वे आग बबूला हो गए। रोहन ने मेरे गिरेबान पर हाथ डाल दिया। कहने लगा, आपको शर्म नहीं आती? सारी जिंदगी हमें वारिस कहते रहे और अब अचानक से आई बेटियों को हमसे ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो। जब किरण ने यह सब देखा तो उसने एक को दूर धकेला और दूसरे के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहने लगी, बाप का गिरेबान पकड़ते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अब जो भी बात होगी अदालत के कमरे के अंदर होगी, चलो अंदर। उन लोगों ने मुझे घूरते हुए तेजी से कदम अंदर बढ़ाए। किरण की वर्दी चमक रही थी, उसकी आंखों में भरा हुआ गुस्सा, सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं जिंदगी भर बेटा बेटा करता रहा, लेकिन आज मेरी बेटी मेरा सपोर्ट बन चुकी थी, वो बेटी जिसे मैं लावारिस समझता रहा। किरण मेरे पास आई और कहने लगी, आपको जो भी कहना है तेज आवाज में कहना, मैं आपके साथ हूं। आज उसकी वर्दी के नीचे मेरे लिए मोहब्बत झलक रही थी, जो कई सालों से दबी हुई थी। सब लोग अदालत में जमा हो चुके थे। कानून के मुताबिक मुझे गवाही देने के लिए कटघरे में बुलाया गया। मेरा दिल धड़क रहा था, आंखों में आंसू और जुबान पर सस था। मैंने कहा, मेरा नाम अमर वर्मा है। मैं अपनी जायदाद अपने दोनों बेटों के साथ साथ अपनी 3 बेटियों को भी बराबर से देना चाहता हूं। यह मेरा अपना फैसला है और मैं इस पर कायम रहूंगा। अदालत के कमरे में खामोशी छा गई। मेरे बेटे हैरान रह गए। उनके चेहरे पर उलझन थी। शायद ये बात उनके लिए बर्दाश्त के बाहर थी कि मैं अपनी बेटियों को भी अपनी जायदाद दे रहा हूं, जिन्हें कभी मैंने परिवार का हिस्सा नहीं समझा। किरण खड़ी हुई। उसने जज से इजाजत लेकर बात शुरू की और कहा, जज साहब, ये इंसान मेरे पिता हैं। मैं यहां उनके साथ खड़ी हूं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, जिनमें सबसे बड़ी गलती यह थी कि इन्होंने अपनी बेटियों को कभी प्यार नहीं दिया। लेकिन आज जब वे अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं तो मैं इसकी इज्जत करती हूं, क्योंकि ठोकर खाकर ही इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है। मगर मुझे और मेरी बहनों को इनकी दी हुई जायदाद से कोई मतलब नहीं है। मेरी मां ने मेरे पिता के बिना मेरी और मेरी बहनों की परवरिश बहुत अच्छे से की। मेरी एक बहन डॉक्टर है, मैं खुद एसपी हूं और मेरी सबसे छोटी बहन टीचर है। हम तीनों ही काबिल हैं, इसलिए हमें उनकी जायदाद नहीं चाहिए। मैं ये बात आपके रिकॉर्ड में शामिल करना चाहती हूं। हमें इनका हिस्सा नहीं चाहिए। जज ने हैरानी से पूछा, क्यों? ये तो तुम्हारा हक है। किरण ने सिर उठाकर कहा, बेटियां जायदाद की बराबर से हकदार होती हैं, लेकिन वे इज्जत की भी हकदार होती हैं। उन्हें मोहब्बत की जरूरत होती है और हमारी मां ने सारी जिंदगी हमें पिता की इज्जत करना सिखाया। हालांकि हमारे पिता हमारी मां को तलाक देकर हमें छोड़कर जा चुके थे। हमारी मां ने हमें अच्छे संस्कार दिए, हमेशा हमें अच्छे और भलाई के रास्ते पर चलना सिखाया। कभी भी हमारे दिल में यह ख्याल नहीं आने दिया कि हमारे पिता ने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया। आज यही वजह है कि मैं और मेरी बहनें अपने पिता से नफरत नहीं करती। हां, नाराज जरूर हैं, क्योंकि हमने अपने पिता के बिना बड़ी मुश्किलों से जिंदगी गुजारी थी। मैं अपने पिता का सिर झुका हुआ नहीं देख सकती। मेरी मां भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सिखाई हुई एक एक बात हमारे दिल में बसी हुई है। मेरी बेटी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरे शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई थी। मैं वहीं कटघरे में खड़ा रो पड़ा। अदालत के कमरे में पूरी तरह से खामोशी छा गई। मैंने हाथ जोड़कर वहीं सबके सामने अपनी बेटी से माफी मांगी और कहा, बेटा, तुम्हारी मां तो इस दुनिया से चली गई। मैंने उसके साथ भी बहुत बुरा किया और तुम्हारे साथ भी, मगर तुम मेरे सामने हो, इसलिए मुझे माफ कर दो। मेरी बेटी कहने लगी, पिताजी, मैंने आपको माफ कर दिया है और मेरी बहनों ने भी। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरे दोनों बेटे भी शर्मिंदा नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि जिस जायदाद के पीछे वे लड़ रहे थे, उससे बड़ी कोई और चीज भी है। वो है बेटी की गैरत, बेटी का बड़ा दिल। अदालत ने मेरे हक में फैसला दिया। बेटों को कानूनी पाबंदियों के मुताबिक मेरी जायदाद से दूर कर दिया गया। उन्हें सिर्फ इतनी ही जायदाद दी गई जितने पर उनका हक बनता था, और बाकी की जायदाद की निगरानी के लिए किरण को निगरान बना दिया गया। अदालत से निकलते समय मेरा दिल हल्का हो चुका था,
लेकिन कान अभी उस एक शब्द का इंतजार कर रहे थे, पिता। वो शब्द जिसे मैंने कई साल पहले खुद ही अपने हाथों से खोया था और जिसकी वापसी शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी बन सकती थी। लेकिन अभी वो समय नहीं आया था। अब मैं मान चुका था कि जायदाद का वारिस बनना आसान है, लेकिन इज्जत की वारिस तो सिर्फ बेटियां बन सकती हैं। अदालत ने मेरे हक में फैसला दे दिया था। वो सब कुछ जो मैंने अपने बेटों के हवाले अपने हिसाब से करना चाहा था, अब कानून के हुक्म से मेरे हाथ में वापस आ चुका था। मेरे दिल में किसी जीत का घमंड नहीं था, लेकिन एक खालीपन था, जैसे मैं सब कुछ जीतकर भी हार चुका हूं। मैंने अपने वकील से कागजात तैयार करवाए, जो जमीन और जायदाद थी जिसमें सबके हिस्से बराबर कर दिए। मैंने हर एक के लिए कागजात में हिस्सा लिखवाया। मेरी बेटियां इस फैसले पर हैरान थीं, लेकिन खामोश भी थीं। शायद वे जानती थीं कि मैं इस समय किस हालत से गुजर रहा हूं। मैंने जब घर के कागजात पर सिग्नेचर किए और कहा, यह घर मैं तुम दोनों बेटों के नाम कर रहा हूं, तुम लोग इस घर में रहो, मैं कहीं भी रह लूंगा, बस तुम खुश रहो। उनके चेहरे पर खुशी की झलक तो जरूर आ गई थी, जैसे वे चाहते भी यही थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके पिता उनसे दूर होने वाले थे। और फिर मुझे पता चला कि वे चाहते भी ऐसा ही थे कि उनके पिता उनसे अलग हो जाएं। राधिका को भी इस बात पर कोई अफसोस नहीं था और अब मैं उनसे जबरदस्ती कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। उन्होंने जायदाद के लिए मुझे ठुकरा दिया था। मैं अब उनकी मोहब्बत के लिए वहां नहीं रहना चाहता था। दिल में सिर्फ इतनी हसरत थी कि बस मेरी बेटी मुझे प्यार से और दिल से पिता कहकर पुकारे। मैं जानता था कि वो दिन कभी नहीं आएगा। अदालत से वापसी पर मैं किरण के साथ उसकी गाड़ी में बैठा। वो खामोश थी और मैं भी खामोश था। कुछ देर बाद जैसे ही हम पुलिस स्टेशन पहुंचे, किरण ने कहा, पिताजी। ये शब्द सुनते ही जैसे मेरे दिल के सारे जख्मों को मरहम मिल गया हो। मैंने फौरन उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान बंद हो गई थी। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी था। मैंने कहा, बेटी, एक बार फिर से मुझे पिता कहकर पुकारो। मेरी बेटी ने गाड़ी रोक ली, मेरी तरफ देखा और धीरे से कहने लगी, पिताजी, आप मेरे साथ चलिए, आप हमारे साथ हमारे घर में रहना। हम कब से आपकी मोहब्बत के लिए तरस रहे हैं। क्या अब आप हमें हमारी तरसी हुई मोहब्बत दे सकते हैं? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं। अब मेरे लिए सब कुछ तुम ही तो हो। मैं अपनी पुरानी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता हूं। मैं तो इस लम्हे के लिए बरसों से तरस रहा था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए, तुम पर, तुम्हारी मां पर और अपनी दोनों छोटी बेटियों पर भी। उसने कहा, पिताजी, आपने जो किया वो पुराना समय था और पुराना समय गुजर गया, तो आपको यह बात भी भूल जानी चाहिए। लेकिन हम बेटियां लावारिस नहीं होती। आपकी गलतियां हमें हमारी पहचान से जुदा नहीं कर सकती। आपकी तीनों बेटियां आज भी आपका इंतजार करती हैं। मैंने पहली बार अपनी बेटी को गले लगाया। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों की दूरी अब मिट चुकी हो। एक ऐसा सुकून था जो मेरे बेटों की जिद में नहीं था, जो सिर्फ बेटी की बाहों में था। किरण ने घर पहुंचकर बताया कि एक बहन डॉक्टर है जिसका नाम अनन्या है और एक बहन टीचर है जिसका नाम सृष्टि है। हम तीनों मिलकर अपने घर को चलाते हैं। दरअसल जब दादी की मृत्यु हो गई थी, तब मां हमें शहर लेकर आ गई थी। मां को तो पता ही नहीं था कि आप किस शहर में हो। मां ने लोगों के घरों में नौकरी की, हमें पढ़ाया लिखाया, हमारे सपने पूरे किए और फिर जब हम किसी काबिल हो गए तो मां हमें इस दुनिया से छोड़कर चली गई। पिताजी, मां ने हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी थी। मेरी आंखों में आंसू थे और दिल में सुनैना की आत्मा के लिए शांति थी कि ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। उसने मेरी बेटियों के लिए बहुत कुछ किया। शायद उसी की मेहनत का नतीजा था कि आज मेरी बेटी मेरे सामने मेरी मदद का जरिया बनी थी। मैंने कहा, बेटा, तुम्हारी मां को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था, फिर भी मैंने उसे बहुत दुख दिया। किरण ने कहा, मां बहुत बहादुर थी पिताजी। उन्होंने हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी, सिवाय पिता की कमी के। हम तीनों बहनों ने हमेशा ये कमी महसूस की, लेकिन अब आप आ गए हो हमारी कमी को पूरा करने के लिए। मेरी बेटी मुझे घर के अंदर ले गई, जहां मेरी छोटी बेटी अनन्या गले में स्टेथोस्कोप और सफेद कोट पहने खड़ी थी। दूसरी तरफ मेरी सबसे छोटी बेटी सृष्टि, जिसकी आंखों पर चश्मा था, खड़ी थी। वे दोनों मुझे देखकर हैरान रह गईं। मैं उनके लिए एक अजनबी इंसान था। जब किरण ने उन्हें बताया ये हमारे पिताजी हैं,
तो वे दौड़कर खुशी खुशी मेरे करीब आईं और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। हम चारों बाप बेटी फूट फूट कर रोने लगे। वे कहने लगी, पिताजी आप आ गए हो, हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। जब दीदी ने हमें बताया था कि आप हमारी जिंदगी में वापस आ गए हो, तब से हम लोग बहुत खुश हुए थे। हमने ही दीदी से कहा था कि वो आपको यहां जरूर लेकर आए, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। मैंने अपनी बेटियों के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा अब मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा। आज मैं अपनी तीनों बेटियों के साथ रहता हूं, मुझे अपने बेटों की याद नहीं आती। मेरी तीनों बेटियां बेटा बनकर मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मैं आज भी शर्मिंदा हूं और उनसे अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगता रहता हूं।